तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जो स्फीयरेज सिस्टम है उसमें स्फीयर पाइप और डिफरेंट द मटेरियल ऑफ द स्फीयर पाइप एंड द जॉइंटिंग ऑफ स्फीयर पाइप। ठीक है, स्फीयरेज नेटवर्क में स्फीयर पाइप के ऊपर मेनली डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में। आज हम डिस्कशन करेंगे स्फीयर एपर्टेनेंस। स्फीयर एक स्फीयरेज नेटवर्क में, स्फीयरेज सिस्टम में स्फीयर पाइप के अलावा भी बहुत सारी एपर्टेनेंसेस है, बहुत सारी कंपोनेंट है जो एक स्फीयरेज सिस्टम में इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी है। तो कौन सी कंपोनेंट है और कौन सी एपर्टेनेंसेस है जो स्फीयरेज सिस्टम में हम यूज करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो दैट इज स्फीयर एपर्टेनेंसेस। बहुत सारी कंपोनेंट है स्फीयरेज नेटवर्क में। मेनली तो स्फीयर पाइप, नेटवर्क ऑफ स्फीयर पाइप होता है, और स्फीयर पाइप के अलावा भी बहुत सारी कंपोनेंट है। जैसे कि एक है, ठीक है, तो इसमें ये जो मेन एपर्टेनेंसेस है, जैसे कि मैन होल हो गया, एक मैन होल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट एपर्टेनेंसेस। So in technical terms, the sphere appurtenances, what is the sphere appurtenances? The sphere appurtenances are the structure which are constructed at suitable interval along the sphere line. ठीक है, along the sphere line बहुत सारी कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं in order to provide efficient drainage system or efficient sewage flow system or sewage transportation system in efficient drainage system. तो इसके लिए हमें ये सारे स्फीयर एपर्टेनेंसेस हम यूज करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रहा है या ब्रेक हो रहा है? मुझे तो सर साफ आ रही है। ठीक है, तो ये जो एपर्टेनेंसेस है, जैसे कि पहले है मैन होल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मैन होल। दूसरी नंबर पे ड्रॉप मैन होल, तीसरी है लैम्प होल, उसके बाद क्लीन आउट्स, उसके बाद स्ट्रीट इनलेट्स, उसके बाद कैश बेसिन, उसके बाद है सैंड ग्रीज एंड ऑयल टैप, फ्लशिंग टैंक, इन्वर्टेड साइफन और स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। ये अलग अलग यूनिट है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले है मैनहोल। तो मैनहोल जनरली तुम अपने रास्ते में देखा होगा, ये इसी टाइप के स्ट्रक्चर कुछ डिस्टेंस में इसी टाइप के स्ट्रक्चर रास्ते में कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, जो आपने जो गली है, रास्ता है, मेन रोड में नहीं, जो अपना घर के सामने जो रास्ता है या गली है, उसमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा। इसको ओपन करके ये पहले कवर रहता है, और जब भी कोई इंस्पेक्शन का जरूरत होता है, म्यूनिसिपैलिटी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें वो जो मैनेजमेंट वर्कर है, वो आके इसको ओपन करके नीचे अगर कोई मेंटेनेंस वर्क और कोई इंस्पेक्शन वर्क होता है तो इसमें काम करता है। तो ये जनरली आप मेशनरी स्ट्रक्चर, मेशनरी भी हो सकता है, ब्रिक का हो सकता है, और आरसीसी भी हो सकता है। ठीक है, और ऊपर कवर कर देते हैं, और उस पे जो रोड सरफेस जो कवर है ना, वो दिखाई देता है। तुम अपना गली में देखो कि कुछ मीटर इंटरवल में, कुछ डिस्टेंस इंटरवल में एक दो ऐसे करके बहुत सारी मैनुअल है। ठीक है, तो द पर्पस ऑफ द मैनुअल इज द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, क्लीनिंग, मेंटेनेंस और कोई अगर इंस्पेक्शन वर्क, ठीक है, इसीलिए मैनुअल हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, ये सारा काम के लिए। और एक बात है, ये तो क्लीनिंग, मेंटेनेंस और ये हो गया, लेकिन जब कोई स्फीयर हम जंक्शन पॉइंट में, क्योंकि बहुत सारे जॉइंटिंग है, पिछले क्लास में हमने जॉइंटिंग के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्फीयर लाइन एक डायरेक्शन के स्फीयर लाइन दूसरी डायरेक्शन के स्फीयर लाइन जब कनेक्ट होता है, तो उस कनेक्शन पॉइंट में हम वहाँ पे एक मैनुअल देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक डायग्राम ला के हम देखते हैं। ठीक है, मान लो ये एक स्फीयर लाइन है,
और इसी के ऊपर से और एक दूसरी डायरेक्शन में ये एक मैनहोल है और दूसरी डायरेक्शन से और एक सॉरी ये एक स्फीयर पाइप है, दूसरी डायरेक्शन से और एक स्फीयर पाइप आ रहा है। तो इस जंक्शन पॉइंट में इन जंक्शन पॉइंट एक मैनहोल देना जरूरी है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ज्वाइनिंग है तो ये जो मैनहोल है मैनहोल जंक्शन के लिए काम आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम जो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम डायरेक्टली ज्वाइन कर देते हैं, कोई मैनहोल का कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्फीयर पाइप है और ये स्फीयर पाइप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे थ्रू मैनहोल। यहाँ पे एक मैनहोल कंस्ट्रक्ट करेंगे और मैनहोल के इस एंड में ये ज्वाइंट होगा और दूसरी एंड में ये ज्वाइंट होगा और तीसरी एंड में ये ज्वाइंट होगा। ये ओपन स्पेस रहेगा। ठीक है, इसी ओपन स्पेस रहेगा। वर्कर आके यहाँ पे क्लीनिंग करेगा। कोई कभी कभी क्या होता है जो सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहता है, वेस्ट वाटर में तो बहुत सारी सस्पेंडेड सॉलिड रहता है, वो सस्पेंडेड सॉलिड यहाँ पे जमा होके सेटलमेंट होके ब्लॉक हो सकता है। इसीलिए जब भी म्युनिसिपल वर्कर आएगा तो ये मैनहोल के अंदर जाके पूरा क्लीन करेगा, या कोई इंस्पेक्शन वर्क का जरूरत है, कोई रिपेयरिंग का जरूरत है तो यहाँ पे जाके करेगा। ठीक है, तो इसी जगह पे ये मैनुअल देता है, तो जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, एक पॉइंट है जंक्शन पॉइंट में होगा, दूसरी पॉइंट अगर कोई जगह पे डायरेक्शन चेंज होगा, ग्रेडियंट, जब भी कोई ग्रेडियंट चेंज होगा। ठीक है, एक तो डायरेक्शन चेंज, दूसरी है ग्रेडियंट चेंज। ठीक है, मान लो एक स्फीयर पाइप एक ग्रेडियंट में लेआउट हो रहा है, लेकिन अगर कोई सडनली कोई अगर ग्रेडियंट चेंज होगा तो जहाँ जिस पॉइंट में ग्रेडियंट चेंज हो रहा है स्फीयर, उसी जगह पे हम मैनुअल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्फीयर पाइप को एक ग्रेडियंट एक स्लोप में लेआउट करेंगे, क्योंकि स्फीयर पाइप के अंदर हम जो वाटर स्फीयर फ्लो होगा वो बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। तो ग्रेविटी फ्लो होने के लिए स्लोपिंग जरूरी है। तो क्या होता है, जो एक सिटी के अंदर थ्रू आउट द सिटी एक कांस्टेंट स्लोप नहीं रहता, कभी कभी स्लोप चेंज होता है। ये S1 स्लोप है, ये S2 स्लोप है। ठीक है, तो S1 जहां से स्लोप चेंज होगा, ये स्लोप और ग्रेडियंट चेंज होगा, उसी जगह पे हम एक मैनुअल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और मैनुअल का ये जो शेप है सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर है मैनुअल। अब देखते हैं लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन एक तो पहले बात मैंने एक बात, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे देंगे, जहाँ पे जंक्शन पॉइंट और डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरी बात है जहाँ पे ग्रेडियंट चेंज होगा उसको वहाँ पे देंगे, और एक स्ट्रेट लाइन में भी एक सुइटेबल इंटरवल में देंगे। ठीक है, देखो एक स्ट्रेट लाइन में स्फीयर है, लेकिन उस स्फीयर लाइन में उस इंटरवल में हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे 100 मीटर 120 मीटर, इसी इंटरवल में हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक ये जो सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो ये है रिकमेंडेशन है, ठीक है, CPHEO, ये जो रिकमेंडेशन है, जो स्फीयर पाइप का जो स्पेसिंग कितना होगा, जो मैनुअल का स्पेसिंग है, जनरली स्फीयर पाइप के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका स्पेसिंग भी थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, डायमीटर कम होगा तो स्पेसिंग भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे कि स्फीयर का डायमीटर अगर 0.9 to 1.5 मीटर होता है, तो स्पेसिंग 90 to 150 मीटर इसी इंटरवल में होता है। और 1.5 मीटर टू 2 मीटर के डायमीटर का कोई स्फीयर पाइप है तो उसके लिए हम 150 to 200 मीटर के स्पेसिंग में हम मैनुअल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक रेगुलर इंटरवल में हम एक ये जो मैनुअल प्रोवाइड करेंगे। सेंट्रल CPHEO, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी पब्लिक हेल्थ में जो भी रिलेटेड गाइडलाइन आता है, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो इशू करते हैं गाइडलाइन। ठीक है, इसके ऊपर इफेक्टिव सीवेज मैनेजमेंट कैसे होता है, इसी का एक गाइडलाइन मैनुअल है। अगर कोई देखना चाहते हैं तो इसका मैनुअल भी देख सकते हैं। वाटर सप्लाई और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मैनुअल और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट मैनुअल, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे मैनुअल ये प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक संस्था है जो पब्लिक हेल्थ के लिए काम करता है। तो यह है मैनुअल का लोकेशन हो गया। अब देखते हैं बहुत सारी क्लासिफिकेशन ऑफ मैनुअल। मैनुअल का शैलो डिपेंडिंग अपॉन द शैलो मैनुअल, डीप मैनुअल, नॉर्मल मैनुअल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखा है। शैलो में डेप्थ कम होता है। ठीक है, डेप्थ जनरली 0.95 to 0.9 मीटर का होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है।
ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन होता है शैलो मैनुअल। इसी तरह यहाँ पे नॉर्मल मैनुअल का अलग अलग डायमेंशन है, ठीक है। थोड़ा 0.9 to 2 मीटर का डेप्थ है, और थोड़ा जो साइज है 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1.2 मीटर, रेक्टेंगुलर शेप या सर्कुलर शेप भी हो सकता है। डीप मैनुअल, ठीक है। डीप मैनुअल का डेप्थ जनरली मोर देन 2 मीटर होता है, उसे डीप मैनुअल कहते हैं। इसी टाइप का डेप्थ के ऊपर बेस करके पूरा क्लासिफिकेशन कर रहा है, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं मैनुअल के अंदर भी बहुत सारी कंपोनेंट होता है, ठीक है। एक जो मैनुअल है, मैनुअल के अंदर बहुत सारी कंपोनेंट होता है। मैनुअल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्योंकि मैनुअल देखो 2 मीटर का एक डेप्थ एक ये है, 2 मीटर बहुत नथिंग भाई। ग्राउंड सरफेस में 2 मीटर डीप डेप्थ में स्फीयर पाइप फ्लो हो रहा है, तो एक कोई अगर जो वर्कर अंदर जाके काम करेगा तो उसके लिए भी थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। उसको एक्सेस एक्सेस मिलना चाहिए, कैसे इतना अंदर जाएगा, 2 मीटर, 2 मीटर तो जाएगा, 2 मीटर नीचे जाएगा ग्राउंड सरफेस के नीचे, ठीक है। फिर वहां पे वो आराम से या फेवरेबल वे पे वो काम कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा वहाँ पे बहुत सारी कंपोनेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो एक मैनुअल के अंदर जो भी कंपोनेंट है, जैसे कि एक एक्सेस शेप होता है, एक्सेस शाफ्ट, वर्किंग चैम्बर, बेस एंड साइड वॉल, बॉटम और इनवर्ट, स्टेप्स और लाडर, ठीक है। उसके बाद कवर एंड फ्रेम, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या एक फिगर में देखते हैं, ठीक है। ये एक फिगर है, टिपिकल मैनुअल का एक फिगर है। ऊपर हमारे कवर है, ये ग्राउंड सरफेस है। ग्राउंड सरफेस के ऊपर से जो कवर है, जो लीड है, कवर से ये कवर कर देता है मैनुअल को, ठीक है। उसके बाद एक कंक्रीट स्लैब रहता है, और ये जो पॉइंट है अपर का जो पोर्शन है, ये होता है एक्सेस शेप कहते हैं, एक्सेस शेप अपर पोर्शन को। और नीचे का जो पोर्शन है उसे कहते हैं हम वर्किंग चैम्बर, ठीक है। जो भी वर्कर आएगा इसी चैम्बर में काम करेगा, और ऊपर का जो पोर्शन है वो वर्कर को नीचे आने में पूरा एक्सेस प्रोवाइड करेगा। वो आराम से नीचे एकदम बॉटम मैनुअल का बॉटम तक आ सके, इसके एक्सेस पॉइंट। और यहाँ पे एक लाडर है, ये जो है, ये जो स्टेप है, ये वर्कर जब नीचे आएगा तो वन टाइप ऑफ लाडर, जो स्टेयर टाइप होता है ना, स्टेयर टाइप का, उसी टाइप के यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। जैसे कि वो आराम से नीचे आ पाए, ठीक है। और इसमें इसका जो स्पेसिंग है वो 300 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है। और यहाँ पे लैंडिंग स्लैब है, यहाँ पे एक स्लैब रहता है, जब भी वो वर्कर आएगा, वर्कर आके इस स्लैब में थोड़ा रेस्ट करेगा, उसके बाद वो नीचे जाके ये वर्किंग चैम्बर में जाके पूरा काम करेगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पे एकदम बॉटम में क्या है, ये स्फीयर पाइप है, जो भी स्फीयर पाइप है ये बॉटम में फ्लो होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन काम करना था वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। और ये जो इनवर्ट है, इनवर्ट मतलब बॉटम बॉटम ऑफ द स्फीयर पाइप, इसे इनवर्ट है, इसे इनवर्ट कहते हैं बॉटम। तो ये पूरा कंपाउंड कवर है, लाडर है, जो स्टेयर टाइप होता है, एक्सेस शेप है, ये पूरा अपर पोर्शन को एक्सेस शेप कहते हैं, नीचे पोर्शन को वर्किंग चैम्बर कहते हैं। तो ये सारा कंपोनेंट है जो एक जो वर्कर को काम करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो ये जो है ना, ऑलरेडी मैंने बता दिया, एक बार पढ़ लेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा पूरा। ये देखो, इस फिगर में देखो, ये जो लाडर है, ये एक्चुअल फिगर है, वो तो स्कीमेटिक डायग्राम था, ये एक्चुअल फिगर है। ये जो स्टेप है, यहाँ पे वर्कर जो इसी के स्टेप के ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, और पूरा काम करेगा स्टेप से। तो ये स्फीयर पाइप है, ये जो स्फीयर पाइप है, ये स्फीयर पाइप है, और यहाँ पे, ठीक है, एक बॉटम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक सेमी सर्कुलर एक बॉटम यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसी टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, जो भी सीएस फ्लो होगा ना, इसी के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। जंक्शन पॉइंट में हो रहा है। और बेस है, मैनुअल का जो बेस है वो जनरली प्लेन सीमेंट कंक्रीट का, जो नीचे प्लेस बेस है ना, ये तो जो बेस है मैनुअल का, जो बेस है जैसे मैंने फिगर में दिखाया था, ये जो बेस है ये सीमेंट कंक्रीट का होता है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट का बेस है, सीमेंट कंक्रीट,
सीमेंट कंक्रीट का बेस है, उसके ऊपर एक जो स्फीयर पाइप का जो शेप है उसी शेप का एक यहाँ पे सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप का एक चैनल कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे कि जो स्वेज वाटर आएगा वो आराम से फ्लो हो जाए। ठीक है, ये इसे कहते हैं इनवर्ट ऑफ द, जो मैनुअल का इनवर्ट है, इनवर्ट ऑफ द स्फीयर पाइप और इनवर्ट ऑफ द जो मैनुअल है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो साइड वाल है थोड़ा ऊपर से, थोड़ा ये साइड वाल थोड़ा ऊपर से आएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में थोड़ा इजी, जो स्वेज है वो इजी फ्लो फ्लो करने के लिए काम होता है। क्लियर सबका, कोई किसी का डाउट? आप देखते हैं दूसरी कंपोनेंट जिसे कहते हैं ड्रॉप मैनुअल। ठीक है, तो मैनुअल मैनुअल का ही उसी टाइप में देखने में आता है ड्रॉप मैनुअल। ड्रॉप मैनुअल क्या है, मैनुअल मैनुअल का टाइप में देखने में आता है। ये जो ड्रॉप मैनुअल का मेन काम है, अगर मान लो दो स्फीयर पाइप है, दो स्फीयर पाइप जॉइंट हो डिफरेंट लेवल पे। ठीक है, एक स्फीयर पाइप मान लो ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्फीयर पाइप फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक स्फीयर पाइप इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक स्फीयर पाइप इधर से आ रहा है, लेकिन ये जो दोनों जॉइंट हो रहा है ना वो थोड़ा लेवल पे हो रहा है, थोड़ा डिस्टेंस में। ये स्फीयर पाइप 1, ये लेटरल पाइप, मान लो ये लेटरल पाइप है, ये मेन पाइप है। ठीक है, ये जब सेक्शन में देखेंगे तो दोनों दोनों पाइप के अगर डिफरेंस, ये जो लेवल डिफरेंस है वो अगर ज्यादा रहेगा तो तब उसी जगह पे हम ये जो ड्रॉप मैनुअल है वो प्रोवाइड करेंगे। इसका मेन काम है ये जो स्वेज है, स्वेज को आराम से, ठीक है, जेंटली यहाँ पे ये जो मेन पाइप में, मेन स्फीयर पाइप में डिस्चार्ज करना। ठीक है, अगर ऊपर से यहाँ पे ये जो एक्सेस है, ये वर्टिकल पाइप है, ये लेटरल पाइप है, लेटरल पाइप से स्फीयर को हम एक यहाँ पे बाईपास करके, बाईपास पाइप यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और थोड़ा जेंटली हम क्या करेंगे, इसे मेन पाइप में डिस्चार्ज करेंगे। अगर ये एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, स्फीयर पाइप लेटरल पाइप से यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉप होगा ऊपर से पाइप, जैसे कि ये जो पाइप से वर्टिकली यहाँ पे ड्रॉप होगा। ये ड्रॉप होगा तो क्या होगा, ये स्फीयर मटेरियल है इसको इरोशन हो जाएगा, इरोशन होगा, या जो भी कोई वर्कर अगर नीचे अगर काम करेगा उसी के सर पे आके गिरेगा। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी कोई लेवल डिफरेंस में दो स्फीयर पाइप ज्वाइंट होता है तब हम क्या करेंगे, ड्रॉप मैनुअल प्रोवाइड करके, ये जो ड्रॉप मैनुअल प्रोवाइड करके स्फीयर को जेंटली बाईपास पाइप प्रोवाइड करके इसमें जेंटली ज्वाइंट डिस्चार्ज करेंगे मेन स्फीयर पाइप में। ठीक है, ये जो वर्टिकल पाइप हम प्रोवाइड करेंगे इसे कहते हैं ड्रॉप मैनुअल। ये जो मैनुअल है और इसी एक्सेस को, इसी सुविधा को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए इसका नाम है ड्रॉप मैनुअल। ठीक है, और इसमें इसी एंड को, ये जो लेटरल पाइप यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, इसी एंड को यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे और पूरा का पूरा स्वेज को इसी बाईपास फ्लो से जेंटली यहाँ पे मेन स्फीयर पाइप में डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस एक बार पढ़ लेना, बस हो जाएगा। तो ये हो गया ड्रॉप मैनुअल। तो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया मैनुअल, उसके बाद ड्रॉप मैनुअल। आप देखते हैं तीसरी कंपोनेंट जिसका नाम है लैम्प फोल्ड। ठीक है, लैम्प फोल्ड तो अभी ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन लैम्प फोल्ड क्या है, ब्लॉकेज चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, लैम्प फोल्ड इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, एक ओपनिंग है,
ठीक है। ये जो स्फीयर पाइप है, ये मान लो एक स्फीयर पाइप है, एक स्फीयर पाइप में यहाँ पे और एक पाइप यहाँ पे हम यहाँ पे सर्कुलर पाइप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ठीक है। तो ये लैंप जनरली यहाँ पे एक लैंप या लाइट यहाँ पे एक इंसर्ट करेंगे और इसी लैंप पोल का डाउन स्ट्रीम एंड में एक मैनुअल रहता है और अप स्ट्रीम एंड में एक मैनुअल रहता है। ठीक है। तो इसी यहाँ पे लैंप हम इंसर्ट कर दिया और एक वर्कर क्या करेगा, वर्कर 1 क्या करेगा, ये जो एक नंबर डाउन स्ट्रीम का जो मैनुअल है उसमें जाके देखेगा और एक वर्कर क्या करेगा, अप स्ट्रीम में जो मैनुअल है उसमें जाके देखेगा। अगर यहाँ पे वो क्लियरली लाइट देख पाते, यहाँ से वो ये जो वर्कर है अगर क्लियरली लाइट देख पाते तब मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगा तो लाइट दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक होगा तो डाउन स्ट्रीम का जो मैनुअल है उसी से लाइट दिखाई नहीं देगा। अगर लाइट दिखाई नहीं देगा तो मतलब ये कंफर्म है ब्लॉकेज है, तो तब वहाँ पे क्लीनिंग करने का जरूरत होता है। तो लैंप पोल का काम है जनरली ब्लॉकेज चेक करना है। ठीक है। तो इसी टाइप का स्फीयर पाइप में इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं और उसके उसी स्ट्रक्चर के थ्रू एक लाइट को हम इंसर्ट करते हैं और उसका अपर एंड और अप स्ट्रीम एंड और डाउन स्ट्रीम एंड में जो दो मैनुअल है, दो मैनुअल से दो वर्कर देखेगा। ठीक है। दो वर्कर देखेगा, अगर लाइट दिखाई देगा तो कोई ब्लॉकेज नहीं है, अगर लाइट दिखाई नहीं देगा तो वहां पे ब्लॉकेज है। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम चेक करते हैं ब्लॉकेज है कि नहीं। क्लियर? सर एक और बताना शॉर्ट में। लैंप फोल, हाँ सर लैंप पोल। लैंप फोल है एक प्रोविजन है यहाँ पे जब भी स्फीयर पाइप हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। स्फीयर पाइप जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसी के साथ एक यहाँ पे और एक पाइप यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो ग्राउंड सर्फेस पे, जैसे कि मैनुअल ग्राउंड सर्फेस जो आता है, स्फीयर पाइप तो अंडरग्राउंड है, ये ग्राउंड सर्फेस है। तो इतना डिस्टेंस में एक यहाँ पे स्फीयर पाइप फ्लो हो रहा है और स्फीयर पाइप के ऊपर से और एक पाइप यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो ग्राउंड सर्फेस के ऊपर तक आएगा और ऊपर से कवर कर देते हैं। ठीक है। जब भी किसी को लग रहा है कोई ब्लॉकेज हो रहा है, तब क्या करेगा, इसी कवर को खोल के एक लाइट को यहाँ पे इंसर्ट करेगा। ठीक है। लाइट को इंसर्ट करेगा और इसी ये जो स्फीयर पाइप है, स्फीयर पाइप के कुछ डिस्टेंस में तो हम कुछ मीटर इंटरवल में तो हम मैनुअल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो जहाँ पे मैनुअल है, मान लो यहाँ पे एक मैनुअल है। ठीक है। तो एक वर्कर इसी मैनुअल के अंदर जाके देखेगा और आप स्टीमेंट में और एक मैनुअल होगा। ठीक है। तो आप स्टीमेंट में और एक वर्कर जाके यहाँ पे देखेगा। अगर दोनों वर्कर को अगर लाइट दिखाई देगा, यहाँ पे जो लाइट इंसर्ट किया अगर लाइट दिखाई देगा मतलब यहाँ पे पाइप के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होगा, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगा तो लाइट दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज होगा तो मैनुअल से जो वर्कर है मैनुअल से उसी को लाइट दिखाई नहीं देगा। अगर लाइट दिखाई नहीं देगा मतलब वहां पे ब्लॉकेज है, तब उसको क्लीनिंग करने का जरूरत होता है। लाइट कैसे नहीं दिखाई दी? क्लियर? तो ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। पहला मैनुअल हो गया, ड्रॉप मैनुअल हो गया और उसके बाद लैंप फुल हो गया। आप देखते हैं क्लीन आउट। ठीक है। अगर कोई ब्लॉकेज होगा तो उसको क्लीनिंग करने, स्फीयर को क्लीनिंग करने का जरूरत होता है। ठीक है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर स्फीयर पाइप के अंदर, ठीक है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम स्फीयर जो पाइपलाइन है, स्फीयर पाइपलाइन के अंदर इसी अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। इसी टाइप के अरेंजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे और जब भी कोई क्लीनिंग का जरूरत होता है तब यहाँ पे हम हाई प्रेशर में पंपिंग करके वाटर को फ्लो करते हैं। ठीक है। ये जो पाइप है ये इसी टाइप का पाइप है, ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे दिखाई देते हैं उसी टाइप का दिखाई देगा। ठीक है। इसी पाइप का जो ओपनिंग है इसको ओपन करके हम हाई प्रेशर में हम वाटर को फ्लो करेंगे और जो स्फीयर पाइप है उसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन आउट का मेन काम है यही है। ठीक है। ये हो गया क्लीन आउट। आप देखते हैं स्ट्रीट इनलेट। ठीक है। स्ट्रीट इनलेट हो जनरली जो रेन वाटर है स्ट्रीट के जो भी रास्ते के साइड में जो, ठीक है, रास्ते के साइड में देखोगे इसी टाइप का पार्कोरेशन, ये ओपनिंग दिखाई देगा। ठीक है।
ये बार स्क्रीन टाइप का होता है, इसी टाइप का ओपनिंग दिखाई देगा रास्ते के साइड में। ठीक है, इसे कहता है स्ट्रीट इनलेट। ये इसका मेन काम है क्या होता है, जब भी कोई रेन वाटर होगा ना, रास्ते के ऊपर फ्लो होगा, तो क्या होगा, वो रेन वाटर ये जो स्ट्रीट इनलेट के थ्रू नीचे जो यहाँ पे जो ड्रेनेज पाइप है उसमें अंदर चला जाएगा और पूरा पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, जनरली रेन वाटर डिस्चार्ज के लिए, रेन वाटर रिमूवल के लिए स्ट्रीट इनलेट जनरली यूज होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे रेन वाटर नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो स्ट्रीट इनलेट नहीं होगा तो रेन वाटर रास्ते के ऊपर जमा रहेगा, तो पूरा कोई ड्रेनेज कोई क्या होगा, वाटर रिमूवल ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर को ड्रेनेज के लिए, वाटर रिमूवल के लिए, जब भी रेन होगा, रेन वाटर को रिमूवल के लिए ये जो स्ट्रीट इनलेट है ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कुछ मीटर ये भी कुछ स्पेसिंग में रोड साइड में हम प्रोवाइड करते हैं जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा, इसे कहता है स्ट्रीट इनलेट। क्लियर? तो इसमें वाटर हार्वेस्ट करते हैं क्या हाँ, सर? इसमें जो मतलब जो रेन वाटर होता है उसको क्या बचाते हैं, सेव करते हैं? रेन वाटर नहीं मतलब सर, एक और बार बता दो, मैं सर सुन नहीं पाया। ये जो रास्ते के साइड में ये तुम्हें दिखाई देगा, तुम कभी ध्यान से देखा है रास्ते के साइड में इसी टाइप का ओपनिंग होता है, हाँ देखा है तुमने? हाँ सर, देखा है। हाँ, ठीक है, तो उसमें उसका मेन काम है कि जब भी कोई रेन होगा ना, ठीक है, जब भी कोई रेन होगा तो जो रेन वाटर है वो तो रिमूवल करने का जरूरत होता है। अगर तब क्या करेगा, रेन वाटर इसी पार्पोरेशन के थ्रू जाके नीचे जो ड्रेनेज है, नीचे जो ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, उस ड्रेन में चला जाएगा और इस ड्रेन के थ्रू रेन वाटर बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई जहाँ पे डिस्चार्ज पॉइंट है, डिस्पोजल पॉइंट में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम सुयर को कलेक्ट करके पाइप के जरिए हम बाहर भेज देते हैं, उसी तरह का रेन वाटर को रिमूवल करने के लिए एक वहाँ पे ड्रेनेज होता है, ड्रेन होता है। ठीक है, तो क्या करेगा, जो रेन वाटर है, रेन वाटर इसी पार्पोरेशन के थ्रू एंट्री होगा कहाँ पे, जो इसके नीचे जो ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुआ है उस ड्रेन में चला जाएगा और ड्रेन के थ्रू रेन वाटर को बाहर रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, इसे रेन वाटर को रिमूवल के लिए काम आता है और कुछ नहीं। अच्छा सर, मतलब ये टैंक से कनेक्ट होता है क्या, जहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है? नहीं, टैंक से नहीं है, यहाँ पे वो रेन वाटर का अलग नेटवर्क होता है। जो रोड साइड में जो भी इस टाइप का जो कॉर्पोरेशन होता है उसके नीचे ड्रेन होता है, और वो ड्रेन क्या होता है, रोड साइड के थोड़ा कंटिन्यू हम कंस्ट्रक्ट करते करते कोई नदी में या कोई और डिस्पोजल पॉइंट में हम वहाँ उसको डिस्पोजल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सुएज पाइप के थ्रू फ्लो होके, ये जनरली सेपरेट सिस्टम में जो अगर होगा, अगर मान लो सुएज अलग से फ्लो हो रहा है, रेन वाटर अलग से फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, सुएज के लिए जो पाइप बहुत सारे नेटवर्क हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसी टाइप का रेन वाटर को रिमूवल करने के लिए ड्रेन कंस्ट्रक्ट करते हैं। रोड साइड में बहुत सारे ड्रेन कंस्ट्रक्ट, रेक्टेंगुलर टाइप का ड्रेन है। ठीक है, तो ड्रेन नेटवर्क क्या है, तो ड्रेन के थ्रू वाटर फ्लो होके कोई नदी में जाके हम अल्टीमेटली डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है, कोई खेतों में जाके डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है, कोई डिस्पोजल पॉइंट में डिस्पोजल हो जाएगा। क्लियर? ओके, हाँ सर। ठीक है, इसमें और एक बहुत सारे देखने में ऐसे आता है। ठीक है, इसमें देखो ये जो स्ट्रीट इनलेट है ऊपर से जो दिखाई देगा, और नीचे देखो ये बहुत सारी ड्रेन है। ठीक है, रोड साइड में बहुत सारी ड्रेन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये अलोंग द रूट फ्लो करेगा, और उसमें फ्लो करते करते जो जहाँ पे डिस्पोजल होगा, अगर ये नदी में या लेक में या कोई एग्रीकल्चरल लैंड में जो भी डिस्पोजल पॉइंट है, वो वहाँ पे डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, ये जो चैनल है, ये सब चैनल है। ठीक है, इसमें रेन वाटर फ्लो होगा। ठीक है, अगर कॉम्बाइन सिस्टम है तो क्या रहेगा, ये जो कॉर्पोरेशन है वो डायरेक्टली सुयर के साथ कनेक्ट हो जाता है, कॉम्बाइन सिस्टम। अगर सेपरेट सिस्टम में अलग से ड्रेन कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक
कैश बेसिन होता है। कैश बेसिन क्या है? कैश बेसिन जस्ट नथिंग बट जो यहाँ पे मान लो ये स्ट्रेट इनलेट है ऊपर से, ठीक है, और उसका नीचे एक चैम्बर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं पूरा, ठीक है, इसे कहते हैं कैश बेसिन। ये जो चैम्बर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे कहते हैं कैश बेसिन। इसका क्या काम है? पहले जो रेन वाटर ऊपर से रान ऑफ है, रेन वाटर ऊपर से आएगा नीचे गिरेगा, ठीक है, और रेन वाटर के साथ जो भी सेडिमेंट है, वो क्या करेगा? नीचे सेटल हो जाएगा। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द कैश बेसिन, इसको यहाँ पे सेटल हो जाएगा, और ऊपर से क्लियर वाटर क्या करेगा? ये जो स्फीयर पाइप से कनेक्ट, अगर कंबाइंड सिस्टम होता तो ये जो रेन वाटर स्फीयर पाइप के साथ कनेक्ट होता है, तो स्फीयर पाइप के थ्रू ये जो वाटर है वो स्फीयर पाइप के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो जनरली वाटर को कैच करने के लिए ऊपर से जो स्ट्रेट इनलेट से वाटर आ रहा है उसको थोड़ा कंटेनर टाइप कंटेनर उसको कंटेन करेगा, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली स्फीयर पाइप के या कोई ड्रेनेज चैनल में, रेन वाटर जो चैनल है उसमें जाएगा, या कंबाइंड सिस्टम में स्फीयर पाइप के थ्रू फ्लो होके डिस्पोजल पाइप में चला जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और वन टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टाइप टैंक टाइप का होता है, ठीक है। अगर कोई भी सेडिमेंट हो तो रेन वाटर के साथ, रेन वाटर ग्राउंड सर्फेस से ऊपर से फ्लो होकर स्ट्रीट इनलेट से एंट्री होता है, तो जब ग्राउंड सर्फेस के ऊपर से फ्लो होगा तो बहुत सारी वहाँ पे सैंड, सील, क्ले, बहुत सारी जो इम्प्योरिटी है वो रेन वाटर के साथ आएगा, और उसको क्या करेगा? कैश बेसिन में यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। कैश बेसिन में जमा होकर उसके बाद क्लियर वाटर यहाँ पे जो रेन वाटर ड्रेनेज है उसके साथ जाएगा, या कॉम्बाइंड सिस्टम में स्फीयर पाइप के थ्रू फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैश बेसिन। उसके बाद हो रहा है फ्लैशिंग टैंक, ठीक है। फ्लैशिंग टैंक जनरली क्या होगा? कोई जगह पे स्वीयर अगर ब्लॉक होगा, कोई स्फीयर पाइप अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसको क्लीनिंग करने के लिए वाटर का जरूरत होता है, तो फ्लैशिंग टैंक में वाटर स्टोर करके उसको क्लीन जो स्फीयर पाइप को उसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। जनरली तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो फ्लैशिंग टैंक होता है। तो स्फीयर पाइपलाइन के साथ में इसी टाइप का टैंक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रेक्टेंगुलर स्फीयर टाइप का टैंक है, ठीक है। ये टैंक है, ये टैंक है। टैंक में एक एंट्री पॉइंट है जहाँ पे वाटर, 3 वाटर यहाँ पे टैंक में इनलेट होगा, ठीक है, इनफ्लो होगा। ये इनलेट पाइप कहते हैं, इसे इनलेट पाइप कहता है, और इसे कहते हैं ओवरफ्लो पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप के थ्रू क्या होता है? क्लियर वाटर हम यहाँ पे इसी टैंक में स्टोर करेंगे, ठीक है। और टैंक का बदल से एक साइफन पाइप है, यू शेप का एक पाइप है, वो स्फीयर पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, इसी ये है स्फीयर पाइप, ठीक है। तो क्या करेगा? जब भी कोई, मान लीजिए जब भी कोई जरूरत होता है, अभी स्फीयर को क्लीनिंग करना जरूर है, तब क्या करेंगे? हम वाटर को, हम जो क्लीन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो टैंक के अंदर हम एंट्री करेंगे, वाटर को टैंक के अंदर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टैंक में वाटर एंट्री होगा, वाटर फ्लो होगा, और ठीक है, जैसे 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 वाटर यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर होके, और इसी पाइप के थ्रू वाटर एंट्री होगा, ठीक है। इसी पाइप के थ्रू वाटर एंट्री होके, जो यू शेप का पाइप है, साइफोनिक एक्शन का पाइप है, और इसी पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होके पूरा का पूरा स्फीयर को क्लीन करते हैं, स्फीयर पाइप, ठीक है। तो फ्लशिंग टैंक जनरली क्लीनिंग के लिए काम आता है, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है, और जब भी क्लीनिंग का जरूरत होता है तो वाटर से ये जो यू शेप साइफोनिक पाइप है, इसके पाइप के थ्रू वाटर फ्लो होगा, और वाटर फ्लो होकर पूरा का पूरा स्फीयर को क्लीन कर देगा। तो
ये फ्लशिंग टैंक हो गया। आप देखते हैं और एक यूनिट है जिसे कहता है सैंड ग्रीज एंड ऑयल टैंक। ठीक है, तो क्या कहते हैं जो वेस्ट वाटर है, जो किचन से जो भी वेस्ट वाटर आता है या कोई होटल या रेस्टोरेंट से आता है, उसमें जनरली बहुत सारे ऑयली मटेरियल होता है। ठीक है, क्योंकि जो किचन किचन या रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी तेल यूज होता है खाने के लिए। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑयल है, और ये ऑयल हम अगर जितने हो सके रिमूवल करने के रिमूवल कर देंगे तो अच्छा होगा। अगर रिमूवल ऑयल को जो अगर ऑयल और ग्रीस जनरली आता है, जो भी फैक्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री है, उसमें से बहुत सारी ग्रीस आता है। जो मशीनरी फैक्ट्री है, जैसे कि ऑटोमोबाइल शॉप है, ऑटोमोबाइल शॉप में बहुत सारे ग्रीस यूज होता है। ठीक है, तो वहां से जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा, उसमें उसी वेस्ट में बहुत सारी ग्रीस होगी। तो ग्रीस और ऑयल को हम क्या करेंगे, स्फीयर पाइप के अंदर एंट्री ना होने तो भी अच्छा है। ठीक है, क्यों अच्छा है, ये जो ग्रीस और ये ऑयल ऑयल है वो बहुत ही स्टिकी मटेरियल होता है। वो स्फीयर पाइप के सरफेस में वो चिपक जाएगा, तो चिपक के क्या करेगा, वो जो भी इम्प्योरिटी है वो धीमे 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 उसके स्फीयर पाइप का जो वॉल है, वॉल के साथ वो अटैच होते जाएगा। अटैच होते होते क्या करेगा, धीमे धीमे वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, वो वन टाइप ऑफ ग्लू टाइप का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम ग्लू चिपका के, जैसे कोई किसी को कोई पेपर को आप चिपक देते हैं, उसी टाइप का ऑयल और ग्रीस क्या होता है, जो स्फीयर पाइप का वॉल है, उसी वॉल के साथ वो अटक जाता है, और जो भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, जो स्फीयर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी है वो धीमे धीमे उसको स्फीयर पाइप के साथ अटैच होते जाता है। तो धीमे धीमे क्या होगा, स्फीयर पाइप ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो स्फीयर है उसको हम स्फीयर पाइप में एंट्री होने से पहले जो भी ग्रीस और ऑयल है उसको रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए हम एक टैंक प्रोवाइड करेंगे जिसे ग्रीस और ऑयल रिमूवल टैंक कहते हैं। वो देखने में इसी टाइप में आता है, इसी टाइप का टैंक होता है। ठीक है, इसी टाइप का टैंक होता है। इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो ये जो ऑयल ग्रीस और ऑयल रिमूवल जो टैंक है, ये दो टाइप का काम होता है। एक तो ग्रीस और ऑयल रिमूव करता है, और एक सेडिमेंटेशन का थोड़ा काम करता है। जो भी हेवी वेट जो सैंड सील गावेल है, वो इसको रिमूवल की थोड़ा काम आता है। कल ही तो गया था। ठीक है, तो ये है कि इसका दो चैम्बर है, एक होता है इनलेट चैम्बर और एक होता है आउटलेट चैम्बर। ठीक है, इनलेट चैम्बर में क्या होता है, मान लो कोई किचन या कोई होटल रेस्टोरेंट से वाटर आ रहा है, तब क्या वाटर एंट्री होगा, डायरेक्ट इनलेट चैम्बर में वाटर एंट्री होगा। और ग्रीस ऑयल ये कहते हैं, ये जनरली वाटर से लाइट होता है, वाटर से हल्का होता है, ये वाटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, वाटर के ऊपर रहेगा। तो क्या होता है, ग्रीस ऑयल जो है वो जनरली जो सरफेस है, उसी सरफेस के ऊपर एकोमोडेट हो जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ये वाटर से जनरल हल्का होता है, वाटर से लाइट होता है। और नीचे जो होता है वो जनरली वाटर होता है। और जो भी सैंड सील वगैरह क्ले है, वो जनरली वाटर से हेवी होता है, भारी होता है। तो क्या होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है। दो प्रिंसिपल, एक है जो वाटर से जो लाइट है, ऑयल और ग्रीस, तो वो ऊपर एकोमुलेट हो जाएगा। और वाटर से जो भारी है, वाटर से वेट जिसका ज्यादा है, जैसे कि सैंड सील, ठीक है, जो भी लार्ज मैटर है, वो क्या करेगा, उस टैंक का नीचे जमा हो जाएगा। और बीच का जो वाटर है, वो क्लियर वाटर है। और बीच इसी जोन के साथ हम एक ओपनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसी ओपनिंग के थ्रू वाटर आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा, और आउटलेट चैम्बर से वाटर को हम जो ऑयल फ्री वाटर, ऑयल और ग्रीस फ्री वाटर को हम स्फीयर में वापस भेज देंगे। तो इसी टाइप का जो अरेंजमेंट है, इसे कहता है ऑयल और ग्रीस रिमूवल टैंक। ठीक है, ये जनरली ऑयल और ग्रीस अगर जैसे एट द सोर्स में हम रिमूवल कर देंगे, तो ट्रीटमेंट जो सीएस ट्रीटमेंट करेंगे उसमें बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पे ये ऑयल और ग्रीस ना दो टाइप का हार्मफुल है। एक तो है जो स्फीयर पाइप के अंदर वो ब्लॉकेज कर सकता है, दूसरी है जो स्वीज ट्रीटमेंट है उसमें भी इंटरफेयर कर सकता है, उसमें भी इफिशिएंट जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको रोक सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके ऑयल और ग्रीस को हम सोर्स में रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसके रिमूवल के लिए ये टैंक प्रोवाइड होता है, इसका नाम है ऑयल और ग्रीस रिमूवल। क्लियर सबका, किसी का कोई डाउट?
समझ में आ रहा है? अनुपम कुमार, डेड स्पेस कहाँ पे देख रहे हो तुम? अच्छा, ये डेड स्पेस है ना। ये जो जब भी हम वाटर का जो टैंक है, ये जो टैंक है, ये जो नीचे जो भी स्लैश यहाँ पे एकुमुलेट हो रहा है ना, उसको एकुमुलेट करने के लिए हम प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे। ये जो जब भी टैंक डिजाइन करेंगे, इसमें ये जो स्पेस होता है, ठीक है, ये जो स्पेस अलाउ करते हैं हम, उसे कहते हैं डेड स्पेस, जिसका काम है जो भी स्लैश वहाँ पे एकुमुलेट होगा, जैसे कि सेटलमेंट जो होगा, वो सेडिमेंट जो सेटलमेंट होगा उसको स्टोरेज करने के लिए काम आता है, उसे कहते हैं डेड स्पेस। ये जो ऑयल रिमूवल का जो प्रिंसिपल है, कैसे हम ऑयल को रिमूवल करते हैं, उसको वो सबको तो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। ये भी एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जब भी हम सीएस ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसमें भी ये इसी टाइप का टैंक रहेगा, दोबारा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कम्प्लीटली 100% ऑयल और ग्रीस रिमूव नहीं होता है, कुछ ऑयल और ग्रीस यहाँ पे रह जाता है। उसको क्या करेंगे हम, सीएस ट्रीटमेंट प्लान में हम उसको रिमूवल करेंगे। और इसके स्कीमेटिक डायग्राम इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है, वो तो जनरली प्रैक्टिकल, ये भी स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे इनलेट होता है, उसके बाद वाटर ऊपर, यहाँ पे ऑयल और ग्रीस यहाँ पे एकोमोडेट हो जाता है। नीचे जो है ये डिपोजिटेड सैंड है, ये देखो, ये डिपोजिटेड सैंड है। ये यहाँ पे सैंड सिल्क क्ले जो भी वाटर से भारी होता है, वाटर से वेट ज्यादा होता है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होता है, वो सब मटेरियल यहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा। ऊपर जाएगा लाइट, नीचे जाएगा हेवी, और बीच का जो वाटर है वो क्लियर वाटर है, वो क्या करेगा, वो जाके आउटलेट चैम्बर में चला जाएगा और आउटलेट चैम्बर से स्फीयर पाइप में चला जाएगा, ठीक है। और एक है इन्वर्टेड साइफोन, ठीक है। इन्वर्टेड साइफोन टाइप स्ट्रक्चर है, ये जनरली हम प्रोवाइड करते हैं जो भी कालबाट के नीचे से, ठीक है। साइफोन का जो पाइप होता है वो जनरली ऊपर से होता है। ये जो पाइप है इसे कहते हैं इन्वर्टेड पाइप। साइफोन मतलब क्या है, साइफोन मतलब है दो टैंक से, अगर हम मान लो एक टैंक में वाटर है, एक टैंक में मान लो एक वाटर है, टैंक 1 में वाटर है, और दूसरी टैंक में और एक वाटर, दूसरी टैंक खाली है। तब क्या करेंगे, अगर इसी टैंक से वाटर को, ये टैंक 1 है और ये टैंक 2 है, टैंक 1 से वाटर को टैंक 2 में ट्रांसफर करने के लिए हम एक क्या करेंगे, पाइप का इस्तेमाल करेंगे, और उस पाइप के यहाँ पे पाइप को इंसर्ट करेंगे और पाइप को इसी से कनेक्ट कर देंगे, और पाइप के अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब क्या करेगा, ये जो टैंक 1 का पाइप, टैंक 1 का वाटर है, वो पाइप के थ्रू फ्लो होके और टैंक 2 में चला जाएगा। ये जो जनरली जो ऑयल है ना, जो देखोगे तुम, जैसे कि डीजल एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर करने के लिए इसी टाइप का पाइप का इस्तेमाल करा हुआ है। किसी ने देखा है डीजल को एक टैंक से दूसरे टैंक से ट्रांसफर करने के लिए इस तरह का एक प्लास्टिक का एक पाइप होता है, ठीक है। पाइप में पहले क्या करता है, एक पाइप का एक एंड को टैंक 1 के अंदर वहां पे इंसर्ट कर देते हैं, और दूसरी एंड से क्या करता है, थोड़ा खींच लेता है, ठीक है, क्योंकि जो भी एयर है उसको रिमूव करेगा। उसके बाद क्या करेगा, दूसरी एंड को जो सेकंड टैंक है उसी के अंदर यहाँ पे
इसी के अंदर रख देंगे। तो क्या करें, ऑटोमेटिकली टैंक 1 का जो भी डीजल लिक्विड है, यानी लिक्विड ट्रांसफर के लिए काम आता है, तो टैंक 2 में चला जाएगा। ये जो एक्शन है, इसी एक्शन को कहते हैं साइक्लोनिक एक्शन। ठीक है, तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे जो इन्वर्टेड साइफन है, वो क्या कहते हैं, जो साइफन पाइप है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। जनरली साइफन पाइप इसी टाइप का होता है, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। जो कार्ब है रिवर्स डायरेक्शन में, इसीलिए इसे कहते हैं इन्वर्टेड साइफन। ठीक है, जब भी कोई सीएस पाइप कालवर्ट के नीचे से फ्लो हो रहा है या कोई ड्रेन के नीचे से फ्लो हो रहा है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पे जो सीएस को इफिशिएंटली फ्लो करने के लिए इसी टाइप के साइक्लोन पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो साइक्लोन पाइप का दोनों एंड में एक इंस्पेक्शन चैम्बर रहेगा, मैनुअल टाइप है यहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर, इनलेट चैम्बर कहते हैं इसे, और आउटलेट चैम्बर कहते हैं। ठीक है, मैनुअल टाइप का होता है। ठीक है, पहले सुई जाकर इनलेट चैम्बर में आएगा, उसके बाद साइक्लोन पाइप में जाएगा, साइक्लोन पाइप के जो आउटलेट चैम्बर में जाएगा, आउटलेट चैम्बर से ये सुई पाइप में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पाइप है, ये बहुत सारी है पाइप होता है, पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 की, ये स्मॉल डायमीटर का पाइप होता है। स्फीयर को पाइप जो लार्ज डायमीटर होता है, लेकिन जो साइक्लोन पाइप है, साइक्लोन पाइप का डायमीटर थोड़ा कम है, इसीलिए हम जो पूरा का पूरा स्वीएस को, ठीक है, पूरा का पूरा स्वीएस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए 2-3 पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये प्लान व्यू है, ये सेक्शनल व्यू है। ये प्लान व्यू ऊपर से देखोगे तो इसी टाइप का देखने में आता है। ठीक है, ये जनरली कालवर्ट के नीचे से अगर कोई स्फीयर फ्लो होगा, ठीक है, कोई ग्राउंड डिप्रेशन है, डिप्रेशन के नीचे से फ्लो होगा, तो इसी टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसे कहते हैं इन्वर्टेड साइफन एक्शन। क्लियर? ये तो मैंने लिख दिया क्या पे, जैसे कि कोई स्फीयर लाइन है, रोडवे के नीचे से क्रॉस हो रहा है, रेलवे के नीचे से क्रॉस हो रहा है, कालवर्ट के नीचे से क्रॉस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड साइफन को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और स्वीएस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो जो इन्वर्टेड साइफन है वो जनरली प्रेशर में फ्लो होता है। ठीक है, जो स्फीयर पाइप के थ्रू वाटर तो ग्रेविटी फ्लो होगा, लेकिन जो भी इन्वर्टेड साइफन पाइप है उसी के थ्रू जब स्वीएस फ्लो होगा, वो रन फुल पाइप फ्लो होगा, थोड़ा प्रेशर में फ्लो होगा। ठीक है, थोड़ा स्मॉल डायमीटर के पाइप में, लार्ज डायमीटर का स्वीएस स्मॉल डायमीटर का पाइप से जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं रहेगा ना, तो क्या कि वाटर फ्लो नहीं होगा। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो वाटर फ्लो नहीं होगा। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड साइफन। उसके बाद एक वेंटिलेटिंग शेफ्ट। ठीक है, एक वेंटिलेशन दे देंगे, इसी टाइप का स्ट्रक्चर देख पाओगे। ठीक है, ये जनरली जो टॉयलेट है ना, टॉयलेट के पीछे से इसी टाइप का स्ट्रक्चर देख पाओगे। इसका क्या काम है, कोई बता सकता है? ये जो वेंटिलेटिंग शेफ्ट है, इसका काम क्या है? किसी को आइडिया नहीं है इसके बारे में? देखा तो होगा किसी ने, बिल्डिंग के पास में देखा होगा, जहाँ पे टॉयलेट कंस्ट्रक्ट होता है, उसी के देखोगे इसी टाइप का लंबा पाइप होता है, ऊपर से पार्पुरेशन रहता है, उसे कावेल कहते हैं। अपने घर में देखा नहीं? तो ये जो वेंटिलेटिंग शेफ्ट स्फीयर पाइप में हम फ्लो करेंगे, स्फीयर पाइप के अंदर जनरली क्या होता है, जनरली जो ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर बहुत सारी गैस जनरेट होगी, जैसे कि H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन गैस, ये सब गैस जनरेट होगी। तो उस गैस को रिमूवल करने के लिए हम ये वेंटिलेटिंग शेफ्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर गैस वहाँ पे गैस रिमूव नहीं करेगा तो हाई गैस प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, पाइप का वहाँ पे डैमेज हो सकता है, इसीलिए गैस को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम ये इसी तरह का वेंटिलेटिंग शेफ्ट यूज करेंगे। और वेंटिलेटिंग शेफ्ट इसका और एक काम है, ये जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर स्फीयर पाइप के अंदर फ्लो करेंगे। एक तो स्फीयर पाइप के अंदर जो भी H2SO4, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो बैड स्मेल क्रिएटिंग गैस है वो जनरेट होगा, उसको रिमूवल के लिए काम आता है। दूसरी है क्या आता है, बाहर से एटमॉस्फेयर से
फ्रेश एयर को स्फीयर पाइप के अंदर फ्लो करने के लिए भी काम में आते हैं, ठीक है। और इसमें अगर एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, उसका कंडीशन एरोबिक कंडीशन रहेगा, अदरवाइज वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करके वो और भी ऐसे ही तो बैड स्मेल आएगा और भी बुरा हालत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एयर सर्कुलेशन के लिए मेनली काम आता है वेंटिलेशन से, एयर और गैस सर्कुलेशन कहते हैं, एयर से ज्यादा गैस सर्कुलेशन। तो ये हो गया, इतने सारा जो कंपोनेंट है ये हमारा मेनली जो स्फीयर पाइप में स्फीयरेज सिस्टम में इसमें इतने सारा अपार्टमेंट जनरली यूज होता है हर स्फीयरेज सिस्टम। और एक है, इसको बोलते हैं स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर कभी कभी क्या होता है, जब भी कोई कंबाइंड सिस्टम यूज हो रहा है ना, कंबाइंड सिस्टम में क्या होता है, सीएस के साथ रेन वाटर को हम कंबाइन कर देते हैं। तो क्या होता है, रेन वाटर की साल का हर टाइम रेन नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम में मानसून पीरियड में रेन होता है। तो उसी टाइम क्या होता है, अगर किसी टाइम लार्ज बहुत ही बारिश हो रहा है तो उसमें क्या होता है, रेन वाटर जो रन ऑफ है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज रन ऑफ होगा। तो उसी लार्ज अमाउंट क्या करेगा, लार्ज अमाउंट कंबाइंड सिस्टम के थ्रू फ्लो नहीं हो पाएगा, जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर है, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर क्या करेगा, एक थोड़ा बाईपास सिस्टम, इतने एक फिगर में हम देखेंगे, एक फिगर में देखते हैं। ये स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, इसका मेन काम है एक्सेस जो रेन वाटर है उसको अलग से रिमूवल करने के लिए। मान लो ये कॉम्बाइंड स्फीयर है, ये एक कॉम्बाइंड स्फीयर है, इसके थ्रू रेन वाटर भी फ्लो होगा और सीवेज भी फ्लो होगा। तो नॉन मानसून पीरियड पे जब बारिश नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बारिश होगा, एक्स्ट्रा रेन वाटर आएगा, तब क्या करेगा, ये जो इंटरसेप्टिंग स्फीयर है, इंटरसेप्टिंग स्फीयर के थ्रू पूरा का पूरा जो कंबाइंड ड्रेनेज और स्वीज दोनों एक साथ में नहीं फ्लो है, तब क्या करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ रेन वाटर क्या करेगा, इसी ये जो इंटरसेप्टिंग स्फीयर से ऊपर से फ्लो होके रेन वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, रेन वाटर का ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेनेज सिस्टम से फ्लो होके रिवर में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, रेन वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी टाइप का जो और कुछ अमाउंट ऑफ रेन वाटर इसी इंटरसेप्टिंग जो स्फीयर है इसी के थ्रू फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है उसे कहता है स्टॉर्म रेगुलेटर। और स्टॉर्म रेगुलेटर तीन टाइप का होता है, एक होता है लीफिंग वायर और एक होता है ओवरफ्लो ईयर और एक होता है साइफोन स्पिलवे। ये तीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मेनली स्टॉर्म वाटर को रेगुलेट करेगा। अगर जब कोई रेन आ रहा है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेन वाटर को सीएस के अंदर फ्लो होगा और बाकी जो अमाउंट ऑफ रेन वाटर है उसको अलग से रेन वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी के थ्रू फ्लो होकर रिवर में भेज देगा। तो पूरा का पूरा रेन वाटर जब भी कोई कंबाइंड सिस्टम डिजाइन करेंगे तब भी पूरा का पूरा रेन वाटर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेगुलेट करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को स्फीयर के थ्रू फ्लो कर देगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को जो रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसके थ्रू फ्लो हो जाएगा। तो इसका ये जो काम है, इसका काम है स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर, ये काम करता है, ठीक है। एक टाइप का तो ये लीफिंग वायर ये है, ठीक है। ये जब भी कोई ज्यादा बारिश होगा तो वाटर ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, तो क्या होगा, ये जो इंटरसेप्टिंग स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर से जाम करके ये होगा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। और ये कंबाइंड सिस्टम स्फीयर से ऊपर से जाम करके ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में आ जाएगा और इफिशिएंटली कोई रिवर में डिस्चार्ज हो जाएगा। और जो ये जो स्वीज है, इसी स्वीज के थ्रू जो स्वीज से फ्लो होगा और सर्टेन अमाउंट ऑफ रेन वाटर भी इसी के थ्रू फ्लो होके और जो स्वीयरेज नेटवर्क है उसी के थ्रू फ्लो होके ट्रीटमेंट प्लांट में चलेगा। ये इसे क्या कहते हैं, स्टॉर्म वाटर रेगुलेटर। ये एक टाइप का रेगुलेटर हो गया। और एक टाइप का रेगुलेटर है ओवरफ्लो ईयर, ठीक है। इसी टाइप का देखने में आता है ओवरफ्लो ईयर।
ये एक मैनुअल टाइप यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, ये कॉम्बाइंड स्फीयर है, ठीक है। और ये जनरली वो ऊपर का जो एंड है ये जनरली ओपन ओपन खाली रहता है। और इसी के साथ है हम रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है रेन वाटर ड्रेनेज, ये ड्रेन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, जो क्या करेगा रेन वाटर को डिस्चार्ज करेगा रिवर। तो जब भी कोई ज्यादा बारिश होता है तब तो क्या करेगा, ये स्फीयर के ऊपर ओवरफ्लो, ठीक, ये कंबाइंड स्फीयर है, ये स्फीयर है। जब भी कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ बारिश होगा तो ये से एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रेन वाटर है वो ओवरफ्लो होके इसी चैम्बर में आ जाएगा, ओवरफ्लो होके इसी चैम्बर में आ जाएगा। और इसी चैम्बर के थ्रू जो रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसी के थ्रू जाके और रिवर में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये इसे कहते हैं ओवरफ्लो वियर टाइप, ओवरफ्लो वियर टाइप स्टॉर्म रेगुलेटर। इसका और एक ओवरफ्लो वियर का और एक ये पे है, और एक टाइप का अरेंजमेंट है, क्या है, ये मान लिया कॉम्बाइंड स्फीयर है, इसी के तरह रेन वाटर और स्फीयर दोनों फ्लो हो रहा है। जब कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ रेन वाटर आ जाएगा तब तो क्या करेगा, इसी के साथ एक हम और एक ड्रेन कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसे कहते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रेन वाटर है इसी पाइप के थ्रू फ्लो होके स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा और इसी ड्रेन के थ्रू वाटर जाकर कोई रिवर में या कोई डिस्पोजल पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेन वाटर कॉम्बाइंड जो स्फीयर पाइप है उसी के थ्रू फ्लो हो जाएगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रेन वाटर है वो अलग से रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू फ्लो होकर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप के इसी टाइप का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और रेन वाटर स्टॉर्म रेगुलेटर हम क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे, स्टॉर्म रेगुलेटर इसलिए कंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि जो साल का हर महीने तो बारिश नहीं होता, मानसून पीरियड में बारिश होता है, नॉन मानसून पीरियड में बारिश नहीं होता। तो इसीलिए अगर हम पूरा कॉम्बाइंड सिस्टम में पूरा का पूरा रेन वाटर को हम अगर स्फीयर के थ्रू फ्लो करना चाहते हैं तो स्फीयर का डिजाइन भी बड़ा होगा, ठीक है। लार्ज डायमीटर का इतना बड़ा आ जाएगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होगा और सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी अटेन नहीं होगा। इसीलिए हम कॉम्बाइंड सिस्टम जब भी डिजाइन करेंगे तब वहाँ पे स्टॉर्म रेगुलेटर प्रोवाइड करेंगे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ, कभी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड को रेन ज्यादा रेन हो जाता है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो रेन वाटर है वो अलग से रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू फ्लो हो जाएगा और हमारा जो कॉम्बाइंड स्फीयर का जो डायमीटर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट कॉस्ट भी थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ जो स्वीज ट्रीटमेंट प्लान में जो अमाउंट ऑफ सीएज होगा वो थोड़ा उसका क्वांटिटी भी थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि रेन वाटर को हम अलग से रेन वाटर को ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, रेन वाटर को ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का जरूरत है, स्वीज का ट्रीटमेंट का जरूरत है, तो इसीलिए हम रेन वाटर स्टॉर्म रेगुलेटर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई कॉम्बाइंड स्फीयर सिस्टम, ठीक है। और एक होता है साइफोन और स्पिलवे टाइप का, इसी भी और एक टाइप है, इसमें एक साइफोनिंग एक्शन होता है। जब भी कोई एक्सेस रेन वाटर आता है ये पाइप ओपन हो जाता है, ये कॉम्बाइंड स्फीयर सिस्टम है, कॉम्बाइंड स्फीयर पाइप है। जब भी एक्सेस रेन आता है तो एक्सेस रेन यहाँ पर जो रेन वाटर लेवल जो स्फीयर का वाटर लेवल है वो यहाँ पर आ जाता है, तो अब क्या होता है इसी पाइप ओपन हो जाता है, इसी पाइप के थ्रू एक्सेस जो रेन वाटर है वो ये जो रेन वाटर जो चैनल है रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसी के जाके वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा और रेन वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसी के थ्रू जाके कोई डिस्पोजल पॉइंट में डिस्चार्ज हो जाएगा। ये और एक टाइप का स्ट्रक्चर है, इसी टाइप के स्ट्रक्चर भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी कहते हैं स्पिलवे, साइफोन स्पिलवे टाइप। और ये जो हम रेन वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, रेन वाटर सिस्टम है, वो जनरली वो ओपन चैनल होता है और उसका क्रॉस सेक्शन जनरली रेक्टेंगुलर हो सकता है, इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है जिसे सरफेस ड्रेन भी कहता है। रेन वाटर जनरली रोड साइड में देखा होगा इसी टाइप का ड्रेन कंस्ट्रक्ट होता है, वो जनरली रेन वाटर फ्लो करने के लिए कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। जो भी स्ट्रीट इनलेट है ना, स्ट्रीट इनलेट से अगर ऊपर ओपन हो तो सही है, अगर कवर है तो यहाँ पे स्ट्रीट इनलेट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ओपन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ रोड के साइड में ओपन ड्रेन भी हम प्रोवाइड करते हैं
और कुछ रोड साइड में क्या करते हैं हम ऊपर से हम ये क्या करेंगे, कुछ इंटरवल में हम यहाँ पे स्ट्रीट इनलेट जो होता है वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो वाटर आके इसी ड्रेनेज सिस्टम, इसी ड्रेन में आएगा और इसी ड्रेन के थ्रू वाटर फ्लो हो जाएगा। तो ये पे बी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, यू शेप होता है, इस तरह का बहुत सारे सरफेस ड्रेन होता है। ठीक है, तो इसका ड्राइंग आता है एग्जाम में, आता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस ड्रेन का ड्राइंग स्केच ड्रॉ करने के लिए आता है। तो इसी टाइप के स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसे है इसको थोड़ा बहुत हम डिस्कशन यहाँ पे लिख दिया, बस एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन, यू शेप सेक्शन, डी शेप सेक्शन। उसके बाद थोड़ा मेंटेनेंस। ठीक है, कोई स्फीयर सिस्टम का जब भी हम कोई स्फीयर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको मेंटेनेंस का जरूरत है, अदरवाइज वो स्फीयर सिस्टम इफेक्टिव सिस्टम नहीं होगा। तो सुपरविजन, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, रिपेयरिंग, ये सब और कंटीन्यूअस वर्क है। ये म्युनिसिपल जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसी का अंडर आता है। वो टाइम टू टाइम उसको मैनेजमेंट मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज वो इफिशिएंट सीवेज रिमूवल नहीं होगा। इफिशिएंट नहीं होगा तो अनहाइजीनिक कंडीशन क्रिएट होगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट सीवरेज सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है, क्या किसका कौन कौन कंपोनेंट का क्या क्या काम है, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन।